नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के साथ। हरिद्वार में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। जिला जेल से भागे कैदियों का साथ देने वाले व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देहरादून में थानेदारों पर सख्ती। पुलिस महानिरीक्षक करण सिंह का बयान। बोले, थाने में निपटने वाले मामले जिले और परिक्षेत्र में आएंगे तो नपेंगे थानेदार। हरिद्वार में ई रिक्शा चोरी कर भाग रहे 2 चोरों ने पुलिस कर्मियों पर किया, एक कांस्टेबल और होमगार्ड हुआ घायल। मसूरी में 32 करोड़ की लागत से बनी मल्टी लेवल पार्किंग, फूंक रही धूल। प्रशासन और पुलिस ने पार्किंग संचालन करने को लेकर कसी कमर। जल्द शुरू होगी पार्किंग। देहरादून में पशुपालन विभाग के निदेशक ने रानी पोखरी क्षेत्र का निरीक्षण कर की पशुओं की गिनती। बोले, जल्द ही पशुओं की गिनती के लिए मोबाइल ऐप करेंगे लॉन्च। खटीमा में रेलवे ट्रैक पर मोटी केबल डालकर बड़ी दुर्घटना की साजिश। लोको पायलट की सूझबूझ से टला हादसा। अज्ञात के खिलाफ कोतावली में दी तहरीर। लालकुआ में नकली नोट चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। भारी मात्रा में नकली नोट किए बरामद। 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मसूरी में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जातियों के पक्ष में दिए गए उपवर्गीकरण के आदेश को उत्तराखंड में लागू करने की करी है मांग। हरिद्वार में एक मलिन बर्ती में आग लगने से मची अफरा तफरी। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। देहरादून के अस्पतालों में उमड़ी मरीजों की भारी भीड़। बदलते मौसम के कारण सर्दी, जुकाम और वायरस से लोग हो रहे परेशान। डॉक्टर ने सावधानी बरतने की दी सलाह। और चलिए बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां देवभूमि में खाने पीने की चीजों में थूक की मिलावट सामने आने के बाद धामी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। दरअसल मसूरी से चाय के बर्तन में थूकने का वीडियो सामने आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। हालांकि इसके बाद भी कई ऐसे मामले सामने आए, जिसके बाद अब सीएम धामी के आदेश के बाद डीजीपी अभिनव कुमार की तरफ से एक गाइडलाइन भी जारी की गई है। थूक विवाद पर लगातार एक्शन है। होटल या ढाबे पर काम करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। होटल या ढाबे की रसोई घर में सीसीटीवी कैमरा अब लगवाए जाएंगे। तो वहीं खाद्य विभाग के सहयोग से चेकिंग अभियान भी शुरू किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि संदिग्ध या अवैध गतिविधि पाए जाने पर केस भी दर्ज होगा। तो वहीं धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने पर 196(1)(b) या 299 के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाएगी। नगर निगम के सहयोग से जन जागरूकता अभियान भी शुरू किया जाएगा, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। वहीं इसको लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक शांति प्रिय देश है और यहाँ के नागरिक शुद्ध और सौम्य व्यवहार के हैं, लेकिन अगर कोई इस तरह की अमानवीय कृत्य पर दूषित मानसिकता दर्शाता है तो उसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो इसको बहुत दुखद भी मानता हूँ और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या ये नेटवर्क काम कर रहा है, क्या कोई व्यक्तिगत इस रूप में काम कर रहा है। लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि ये प्रवृत्ति किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं की जा सकती। लोग इसे जाति धर्म के आधार पे देखते हैं, मैं तो इसे मानवीय आधार पे भी देख रहा हूँ। क्योंकि नोएडा में एक घटना सुनी कि वहाँ पे कोई एक व्यक्ति यूरिन लेके खाद्य पदार्थ में डाल रहा है, खाना बना रहा है तो उसमें रोटी में थूक डालने का काम कर रहा है। मसूरी में घटना हुई तो चाय में थूक डाल के उसे बेच रहा है या कुछ भी कर रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। आखिर ये हमारी देवभूमि से स्वीकार नहीं करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत साफ शब्दों में कहा है, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे इस प्रकार का थूक जिहाद हो, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा।
तो वही केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। बीजेपी केदारनाथ चुनाव को हर हाल में जीतना चाहती है। वहीं उपचुनावों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ के पुनर्निर्माण में लगातार जारी है। पूरे देश में केदारनाथ धार्मिक पर्यटन के रूप में अपनी एक अलग पहचान बन चुका है। ऐसे में 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में बीजेपी बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भव्य केदार और दिव्य केदार बना है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ में काफी नुकसान हुआ था, पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था, आसपास के क्षेत्रों में बहुत नुकसान हुआ। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वहां पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कई काम प्रथम चरण, द्वितीय चरण में वहां कराए जा रहे हैं और आज पूरे देश दुनिया का केंद्र बिंदु है। आज वैश्विक रूप से भी हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और विकास की जो तेज प्रकार से जो गति हुई है वो गति आगे बढ़ेगी। और केदारनाथ में जो आज तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जो आज केवल लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति को लोग नकारेंगे और विकास को अपनाएंगे और विकास की गति को अनवरत रूप से आगे चलाएंगे। केदारनाथ हम बड़े अंतर से वहां पर जीतेंगे। केदारनाथ उपचुनाव का रन आपको बता दें कि 20 नवंबर को केदारनाथ में वोटिंग होनी है, तो वहीं 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे भी जारी किए जाएंगे। 22 से 29 अक्टूबर तक होंगे नामांकन। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर लगातार ये जारी है। नाम वापसी की आखिरी तारीख 4 नवंबर होगी। तो वहीं रुद्रप्रयाग जिले में आचार संहिता भी लागू है। तो उधर केदारनाथ सीट पर कांग्रेस की तरफ से पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत चर्चाओं में हैं। हालांकि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर हरक सिंह रावत ने कहा कि मुझे अपनी क्षमता पर कोई भी शक नहीं है, पर अगर मैं चुनाव मैदान में आता हूं तो बीजेपी चुनाव जीतने के लिए मेरे पीछे हजारों लोगों की टीम लगा देगी। हालांकि हरक सिंह रावत के बयान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार भी किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। मुझे अपनी क्षमताओं पर वो नहीं है और मुझे अपनी लोकप्रियता पर, केदारनाथ में अपनी लोकप्रियता पर भी मैं कम नहीं है। मैंने बहुत सेवा की है, केदारनाथ की, बाबा की भी बहुत सेवा की है, लेकिन मेरे मैदान में आते ही ये चुनाव भाजपा अगर 100 घोड़े लगाएगी, माना अगर कोई और लड़ेगा तो जब मैं मैदान में आऊंगा तो 1000 घोड़े दौड़ाएगी। बहुत वरिष्ठ नेता हैं। पहली बात तो अगर शब्द बोल के उन्हें प्रश्न खड़ा कर दिया, अगर मुझे टिकट मिलता है, हम तो चाहते हैं कांग्रेस के कोई भी प्रत्याशी हो, हम उसको हराएंगे। और हरक सिंह जी क्योंकि हमारे दल में पहले रहे हैं, व्यक्तिगत सुझाव यही है कि देवभूमि केदारनाथ की विधानसभा भाजपा की विधानसभा है, वो खुले ना सही आंतरिक भाव से भाजपा जीते, इसकी आराधना बाबा केदार से करे। और क्योंकि कांग्रेस अगर उनको लड़ाती है तो हमको भी स्वीकार्य है। तो उधर महिला सृजन नीति को लेकर विधानसभा भवन में उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल और महिला कल्याण विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य भी मौजूद रहे। इस बीच रेखा आर्य ने कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हमारा एक केंद्र बिंदु है। देखिए, आज महिला नीति 2024 के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आज काफ़ी कुछ समीक्षा करी है, जिसमें हमारे महिला आयोग की अध्यक्षा भी रही और संबंधित हमारे विभागों के अधिकारीगण भी रहे। निश्चित रूप से समीक्षा करने के दौरान में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण का पहलू तो मुख्य केंद्र बिंदु में है ही, इसके साथ ही ये भी कोशिश है कि एक बच्ची के गर्भ में जन्म से लेकर उसके शिक्षा से लेकर
उसके युवती बनने से लेकर, उसके रोजगार परख होने से लेकर, उसके विवाह से लेकर और उसके आगे के जीवन में मिल रही चुनौतियों से लेकर, उसकी वृद्धावस्था से लेकर सभी चीजों को जो है हमने कोशिश करी है कि इस महिला नीति में हम उनकी उन परिस्थितियों के अंतर्गत हमें अपने नीतियों में क्या क्या चीजें व्यवस्था देनी चाहिए वो इस महिला नीति में हम लोग लेकर आए हैं। बात करें चारधाम यात्रा की तो यात्रियों को रास्ते पर किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसे लेकर लोक निर्माण विभाग लगातार मुक्त विभान चला रहा है। इस पर मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि गड्ढा मुक्त अभियान में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 65% काम लगभग पूरा हो चुका है। लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में गड्ढा मुक्त अभियान के अंतर्गत कुल 2316 किलोमीटर सड़कों में से 1517 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के अलावा पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस प्रकार लक्ष्य के अनुरूप 65% कार्य पूर्ण किया जा चुका है और भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी यात्रा है ये चल रही है। यमुनोत्री में 6,57,067 यात्री पहुंच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री में 7,53,991 यात्री पहुंच चुके हैं। केदारनाथ में 13,56,252 व्यक्ति दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ में 11,11,704 यात्री दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड साहब में 1,83,692 यात्री दर्शन कर चुके हैं। सारी यात्रा के अंदर 40,62,706 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। यात्रा अभी चल रही है। तो उधर देहरादून में आगामी 27 अक्टूबर तक सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें स्वयं सहायता समूह के प्रतिभागी दस्ताकर और हस्तकला कारीगरी अपने स्टॉलों की प्रदर्शनी लगाएंगे और आज से अपने उत्पादों को बेचना शुरू करेंगे। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक दलों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम में आयोजित भी किए जाएंगे। बता दें कि मेले की तैयारियों के संबंध में जिले के मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश भी जारी किए हैं। जो हमारा रेंजर्स ग्राउंड है, इस बार हम सरस मेला जो होता है भारत सरकार की तरफ से और हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उनकी तरफ से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो पूरे विभिन्न जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी जगह के एसएचजी मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स शोकेस करेंगे। इसके अलावा हमने पूरे देश में सभी स्टेट्स को भी इसमें हमने इनविटेशन भेजा है, तो वहाँ से भी मोस्टली सभी स्टेट से हमें कंफर्मेशन आ गए हैं कि वहाँ से भी ग्रुप्स आ रहे हैं जो यहाँ अपने प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, शोकेस करेंगे। उनको एक मार्केट एरिया मिलेगा जहाँ पे वो अपना लोगों को अपने प्रोडक्ट सेल भी करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। तो वहीं देहरादून के अस्पतालों में मरीजों की भीड़ दिखाई दे रही है। दरअसल मौसम बदलने के साथ ही लोगों पर इसका प्रभाव साफ देखा जा सकता है। बदलते मौसम के कारण सर्दी, नजला, जुकाम और वायरस से लोग परेशान हैं। इस पर जानकारी देते हुए दून अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक धनंजय दोभाल ने बताया कि दिन में धूप और शाम के समय ठंड होने के कारण लोगों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, जिसके कारण लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। कुछ कारण है। एक तो ये है कि जो मौसम में एकदम से बदलाव हुआ है कि दिन के समय बहुत गर्मी है और सुबह और रात में देखें तो मौसम ठंडा हो जाता है, उसके चक्कर में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा ये है कि इस समय फेस्टिवल टाइम है, ओपीडी के दिन कम हुए हैं, जिसके बारे में सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी है। तो जो बचे दिन रह जाते हैं उसमें थोड़ी अतिरिक्त दबाव रहता है, लेकिन ये है कि सभी डॉक्टरों को, चिकित्सकों को बता दिया गया है कि उस समय बैठे 9 बजे से 3 बजे तक का हमारा टाइम है, उस दौरान वहाँ पर रहें, जिससे ताकि किसी भी तरह की अवस्था। एक तो पहले ये है कि इसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूजुअली वायरल होता है, लगभग 5 से 7 दिन का ये रहता है। तो उसमें ये जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जैसे कि अगर बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल ले लें, और थोड़ा सा ये कोशिश करें कि भाई अभी डेंगू का भी सीज़न साथ में है तो भाई उसके हिसाब से बचाव भी रखें। तो उधर रुड़की के नगर निगम सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अधिकारी कमेंद्र सिंह ने 51 फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया। तो कर दिया सारा।
आज तहसील दिवस में कुल 51 समस्याएं आई हैं और उनमें से बहुत सी समस्याएं ऐसी थी जो या तो राजस्व विभाग से संबंधित थी, पुलिस विभाग से संबंधित थी, कुछ बिजली विभाग से संबंधित समस्याएं थी, नगर निगम की समस्याएं थी, कुछ नगर पंचायतों की समस्याएं थी। तो उसमें से कुछ समस्याएं जो तात्कालिक प्रवृत्ति की थी उनका निस्तारण किया गया है। बाकी में सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित थे, उनको निर्देशित किया गया है कि ये समय सीमा के अंतर्गत उसका निस्तारण करें। और कुछ और भी शिकायतें थी, जैसे एक नगर निगम की थी शिकायत, छोटे मोटे बिजली के पोल की शिकायत थी, या किसी के नामांतरण की तत्काल की शिकायत थी, किसी का रह गया है, कुछ नामांतरण की समस्याएं थी, कुछ जो है पोल की समस्याएं थी, कुछ लाइट की समस्याएं थी, नगर निगम की जो है शराब की समस्या थी। उसमें तत्काल भेजा गया टीम को कि जाकर के तत्काल मौके का निस्तारण कर दें। कुछ दीर्घकालिक प्रवृत्ति की समस्याएं थी, तो उसके लिए भी जो है निर्देशित किया गया है कि समय सीमा के अंतर्गत उसका निस्तारण कर लें। बात करें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में सुरक्षित और जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। 20 अक्टूबर को आयोजित होने वाले शिविर को लेकर जानकारी देते हुए डीएलएसए सचिव ने जानकारी देते हुए बताया, इसमें सभी विभागों की ओर से प्रतिभाग किया जाएगा। आने वाली 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून दोनों के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज लाखा मंडल जिला देहरादून में एक मेगा शिविर का साक्षरता और जागरूकता शिविर है, जो कि उसका आयोजन किया जा रहा है। और इस शिविर में जो आसपास की जो जनता है उसे कई लाभ प्रदान किए जाएंगे। इसकी सबसे बड़ा सौभाग्य की बात इसमें यह है कि जो हमारे माननीय न्यायमूर्ति जो कि इस समय एक्टिंग चीफ जस्टिस भी हैं उत्तराखंड के, श्री मनोज कुमार तिवारी जी इसमें उपस्थित रहेंगे। और इस पे जो भी आसपास की जो ग्रामीण जनता है उसके लिए कई प्रकार के उनकी ज़रूरतों के अनुसार हम लोग कई सामग्रियां और कई योजनाओं के साथ उस जगह पर जाकर इस शिविर को करने जा रहे हैं। तो उधर रुड़की के पिरान कलियर में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने एक स्टोरेज गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान टीम का कतल मिलावटी पनीर बरामद हुआ, जिसे खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच के लिए सैंपल के लिए भेज दिया है। तो वहीं यमुना नदी का जल हर जगह पर प्रवाहित होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मां यमुना कहां से निकलती है? आज हम आपको इसके पूरे अस्तित्व के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज हम इन्हें पवित्र धाम यमुनोत्री से जुड़े इतिहास को बताते हैं। अद्भुत अलौकिक यमुनोत्री 4 प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक, जहां से होती है चारधाम यात्रा की शुरुआत। यमुनोत्री धाम दर्शन और मंदिर का इतिहास। यमुनोत्री धाम अपने आप में एक बड़ी मान्यता रखता है, जो 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। यहीं से 4 धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। आपको बता दें कि यमुना नदी का स्रोत उत्तरकाशी में गढ़वाल में स्थित है और ये गढ़वाल हिमालय में 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर का इतिहास। मां यमुनोत्री के मंदिर का इतिहास बताने से पहले हम आपको बता दें कि यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल हिमालय के समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर मौजूद है। बता दें ये लगभग 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शुरुआत में मंदिर को टिहरी नरेश ने 1839 में बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यमुनोत्री के बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी में जयपुर के महारानी गुलारिया और टिहरी गढ़वाल के राजा प्रतापगढ़ ने अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ पूरा कराया। यमुनोत्री धाम की यात्रा का महत्व। किसी भी यात्रा के पीछे कई सारे कारण और कथाएं छिपी होती हैं। ऐसे ही मां यमुनोत्री के धाम की यात्रा का महत्व, जिसके अनुसार कहा जाता है कि सूर्य देव की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज है। जब मां यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी तो उनके भाई यमराज को मृत्यु लोक दिया गया। मां यमुना ने भाई दूज का त्योहार मनाया और यमराज ने मां गंगा से वरदान मांगने के लिए बोला।
यमराज ने बहन यमुना की बात को सुनकर वरदान दिया कि जो भी तेरे पवित्र जल में स्नान करेगा वो यमलोक का रास्ता कभी नहीं देखेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है तो वो अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ हजारों से भी ज्यादा की संख्या में भक्त आते हैं। यमुनोत्री के कपाट खुलने का समय। पहाड़ों में बसी यमुनोत्री मंदिर में आने और जाने का समय निर्धारित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी भी समय आ जा सकता है, इसलिए मंदिर के कपाट खुलने का समय तय है। बता दें कि मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं, यानी कि अप्रैल मई के महीने में कपाट खुल जाते हैं, यात्रा शुरू हो जाती है और अक्टूबर और नवंबर में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत। जहां तक बात यात्रा की शुरुआत की है, बता दें कि यात्रा की शुरुआत सबसे पहले पांडवों ने की। पांडव उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा पर आए थे तो पहले यमुनोत्री आए, उसके बाद गंगोत्री और फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर बढ़े। तभी से 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हुई। तभी से ही यहाँ पर लाखों भक्तों का तांता लगा रहता है और सब अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए यमुनोत्री से यात्रा की शुरुआत करते हुए 4 धाम की पूरी यात्रा करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों पाप करता है, जिनका उद्धार यमुनोत्री के जल में स्नान करने से हो जाता है। पाप से मुक्ति पाने के लिए हर साल यहाँ भक्त आते हैं और कलयुग में किए पाप से मुक्ति पा लेते हैं। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।